हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मृदा प्रणाली के बारे में, यानी कि इंडियन सॉइल सिस्टम के बारे में, कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। जो मेजर मृदाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेन सॉइल, जिसे हम लोग हिंदी में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, पीली मृदा, पीट मृदा, जिसे हम लोग दलदली मृदा भी कहते हैं। तो इन मृदाओं के बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर सकें और अच्छा से अच्छा मार्क गेन कर सकें। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मृदाएं पाई जाती हैं भारत में, उन मृदाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण मृदा है वह जलोढ़ मृदा है। अगर जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो भारत में अधिकांशतः क्षेत्र को ये कवर करता है। लगभग 45 से 46% क्षेत्र को कवर करने वाली मृदा है। भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 45 से 46% तक, जिससे हम लोग अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। ये जो पिक्चर देख रहे होंगे ये एलुवियल सॉइल का पिक्चर है। ये देखने में ऐसे ही दिखता है, जैसे लाइट ब्राउन, ठीक ना, जिसे हम लोग इसे खादर कहते हैं और ये बांगर कहते हैं। खादर वो मृदा होती है जो नवीन जलोढ़ से निर्मित होती है। नवीन जलोढ़ से निर्मित होने वाली मृदा खादर होती है। और यहाँ पे प्रत्येक साल खादर वाले क्षेत्र में प्रत्येक साल बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, इसलिए ये मृदा प्रत्येक वर्ष नई होती जाती है। वहीं ये जो बांगर लिखा हुआ है, बांगर, ये बांगर मृदा जो है यह भी जलोढ़ का ही एक रूप है, लेकिन ये नवीन मृदा की तुलना में काफ़ी पुरानी मृदा होती है। यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती है। हालांकि यह भी जलोढ़ मृदा है, लेकिन ये खादर मृदा की तुलना में काफ़ी पुरानी मृदा होती है। आगे देखते हैं, विस्तार के बारे में हम जानेंगे कि जलोढ़ मृदा का विस्तार क्या है, यानी कि भारत में कितने क्षेत्रफल को कवर करती है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मृदा लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो वह जो होती है एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा, जो देश के संपूर्ण भूभाग का लगभग 45.6% है। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो संपूर्ण भूभाग है, उस भूभाग में जो फैली मृदाएं हैं, उन मृदाओं में जो इसका हिस्सा है वह 45.6% है। कहने का मतलब ये है कि भारत का संपूर्ण भूभाग का 45.6% भाग जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। आगे देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो नदी द्वारा लाए गए तलछट या जलोढ़ या पाक से बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब नदियाँ उफान में आती हैं, यानी कि जब बरसात का मौसम आता है और नदियों में पानी लबालब हो जाता है, यानी कि भर जाता है, तब हम देखते हैं कि उस पानी में पीला पीला सा एक रवाकृत जो पदार्थ होता है, जिसे हम लोग तलछट कहते हैं, वो तलछट उस पानी के सहारे मैदानी क्षेत्रों में और गड्ढों में, जहाँ पे खलपट स्थान होता है, वहाँ पे धीरे धीरे जाकर क्या होता है, वो डिपॉजिट होता है, यानी कि जमा हो जाता है, जिसे हम लोग तलछट कहते हैं या जलोढ़ कहते हैं। यही जलोढ़ धीरे धीरे एक प्लेन का रूप ले लेता है, यानी कि एक मैदान का रूप ले लेता है। यह पाक से, जिसे हम लोग पाक भी कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, तलछट कहते हैं, तो नदियों द्वारा लाए गए, जो उनके जल के द्वारा लाया जाता है, जो तलछट होता है, यानी कि जो पाक होता है या जलोढ़ होता है, उन्हीं के द्वारा ये जलोढ़ मृदा का क्या होती है, निर्मित होती है, निर्माण होता है। अतः नदी के तल व किनारों में जमा हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नदियाँ बहती हैं उनके किनारे में, उनके जो किनारे वाला हिस्सा होता है, मतलब नदी के बाहर भी कुछ हिस्से होते हैं, तो उन जो किनारा होता है, जो तलछट होता है या जो तल होता है, उनमें क्या होता है, ये डिपॉजिट होता है, यानी कि जमा हो जाता है। आगे देखते हैं वितरण के बारे में, यानी कि ये मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान पंजाब से असम तक फैले हुए हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए भारत है, ये यहाँ मान लीजिए सिंधु बहती है, ऐसे ये उत्तर का प्लेन है, तो ये जो हिस्सा आप देखते हैं, ये वाला हिस्सा जो आप देखते हैं, ये हिस्सा जो है, इस हिस्से में जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
जलोढ़ मृदा पाने का मेन रीज़न ये है कि इस हिस्से में यहाँ पे आपका इधर ऊपर सिंधु बहती है, मिड में गंगा और इधर में ब्रह्मपुत्र, यानी कि इस वाले हिस्से में ब्रह्मपुत्र बहती है। तो ये जो नदियाँ हैं बाढ़ की अवस्था में जब आती हैं तब ऐसी स्थिति में इनके द्वारा पाक या तलछट लाया जाता है। इस पाक या तलछट के सहारे जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। साथ ही नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली हुई हैं। यानी कि ये जो भारत का मैप है, मान लीजिए इधर महानदी है, इधर कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है और इधर नर्मदा, ताप्ती जो नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं, ये पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के सहारे भी जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये नदियाँ भी जब अपने उफान की अवस्था में आती हैं, बाढ़ की अवस्था में आती हैं, जिनके द्वारा भी क्या होता है, जलोढ़ लाया जाता है, यानी कि तलछट लाया जाता है और एक स्थान विशेष पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। उस जमा होने वाले स्थान को ही हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में उन नदियों का नाम बताओ जिनके सहारे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो सतलज नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। साथ ही साथ अगर दक्षिण की तरफ आएंगे तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ होती हैं, इनके सहारे भी क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ये क्या है, एलुवियल सॉइल। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब ऊपर से सेकेंड वाला, ये जो आप देख रहे हैं एलुवियल सॉइल का क्या है, ये क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए इधर सिंधु है, इधर ब्रह्मपुत्र, बीच में गंगा। ये जो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, इस नदी के इर्द गिर्द जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में क्या है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। इधर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, इनके सहारे भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के सहारे भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जैसे इधर देख रहे होंगे आप, थोड़ा थोड़ा जो मिट्टी है दिख रही है, यानी कि पूर्वी जो तट है, यानी कि ईस्टर्न जो कोस्ट है, उसमें भी आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाएगी। इन्हीं नदियों के सहारे इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे हम लोग भांगर या बांगर कहा जाता है। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ पिक्चर में कि जो खादर होता है वो नवीन होता है, यानी कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ की अवस्था बनती है, यानी कि ये प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाता है, यानी कि जल से भर जाता है। जबकि वहीं बांगर जो है ये प्रतिवर्ष नहीं भरता है, ये पहले भरा करता था लेकिन अब काफ़ी पुराना हो गया है खादर की तुलना में। हालांकि दोनों जलोढ़ का ही रूप है, लेकिन जो खादर है वो नवीन जलोढ़ है, वो बांगर जो है वो पुराना जलोढ़ है, यानी कि पुरानी जलोढ़ है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, यानी कि इन चीज़ों की क्या होती है, इस मिट्टी में कमी होती है। आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनके बारे में। तो चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट, आलू और सब्जियां, यानी कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण खाद्यान्न हैं, महत्वपूर्ण यानी कि मेजर जो हम लोग फूड्स जो यूज करते हैं, जो ग्रेन्स यूज करते हैं या सब्जी यूज करते हैं, उन सब्जियों का और उन ग्रेन्स का, यानी कि जो खाद्यान्न हम लोग यूज करते हैं, उनका जो उत्पादन होता है यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वह जलोढ़ मिट्टी में ही होता है। जलोढ़ मिट्टी में होता है चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट, आलू और सब्जियाँ। यहाँ पे मक्का की भी खेती कभी कभी देखी जाती है। कुछ क्षेत्रों में मक्का की भी खेती बड़े स्तर पे की जाती है, जैसे बिहार वाले क्षेत्र में भी मक्का की खेती की जाती है। आगे देखते हैं, एलुवियल सॉइल रिच इन, यानी कि एलुवियल सॉइल किन तत्वों में अमीर होती है। तो फास्फोरिक एसिड है, पोटास है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस, इन चीज़ों की मात्रा पाई जाती है एलुवियल सॉइल में। आगे देखते हैं, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काली मिट्टी का नाम बेसाल्ट चट्टान के काले रंग से मिलता है जो अर्ध शुष्क परिस्थितियों में बनती है। कहने का मतलब ये है कि जो बेसाल्टिक चट्टान है, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो उनके उद्गार होने से, ज्वालामुखी जब फटा तो उनसे जो लावा निकला, जो मैग्मा निकला बाहर की तरफ लावा के रूप में, वो जब एक
ठोस रूप जब धारण किया तो एक बैसाल्टिक चट्टान बना। और जब चट्टान में टूट फूट की जो अवस्था बनी, बहुत लंबे समय के बाद जब टूटने फूटने लगा, वो कमज़ोर होने लगा, तो उसकी कमजोरी की वजह से, यानी कि उसके टूट फूट के होने की वजह से हम लोग काली मिट्टी प्राप्त करते हैं। यानी कि बैसाल्टिक चट्टान से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कपास उत्पादन के लिए उत्तम मृदा के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कपास के प्रोडक्शन के लिए कि कौन सी मृदा सबसे अच्छी हो सकती है, तो वह मिट्टी काली मिट्टी है। आगे देखते हैं, इसे रेगुर, तेलुगु शब्द रेगुड़ा से या काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसे हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। जो रेगुर है, वो जो शब्द है वो तेलुगु के रेगुड़ा शब्द से बना है रेगुर, जिसे हम लोग काली कपास मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे होंगे ब्लैक वाला, ऐसे ही दिखती है काली मृदा देखने पर। यानी कि काली मृदा एक बैसाल्टिक जो चट्टान होती है, इनको टूट फूट से जो निर्मित होती है मिट्टी, उसी को हम लोग काली मिट्टी के रूप में जानते हैं। वह मिट्टी कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि कपास का जो प्रोडक्शन होता है काली मिट्टी में सबसे उच्चतम क्वालिटी का होता है और सबसे बढ़िया स्तर पर होता है। आगे देखते हैं निर्माण, यानी कि काली मिट्टी कैसे निर्मित हुई। तो त्रियाशिक काल में निर्मित हुई। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, धीरे धीरे उद्गार होता रहा, मैग्मा से लावा के रूप में, लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, बेसाल्ट बना। बेसाल्ट में धीरे धीरे बाह्य जो बल है, जैसे हवा है, पानी है, बरसात है, इसकी वजह से टूट फूट की अवस्था बनी। उस टूट फूट की अवस्था बनने की अवस्था होने की वजह से काली मिट्टी का क्या है निर्माण हुआ। दक्कन पठार में ज्वालामुखी गतिविधियों के दौरान व्यापक क्षेत्र में फैले हुए लावा के ठोसकरण से उत्पन्न हुए थे। तो वही जो आपको समझाया हूँ। आगे देखते हैं वितरण, यानी कि यह जो काली मृदा है किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में नहीं, जो दक्कन ट्रैप क्षेत्र से, यानी कि मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो दक्कन के पठार के क्षेत्र में आता है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है काली मिट्टी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। यानी कि इसका भी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और कुछ राजस्थान के हिस्से में भी काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये आपका ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल वाला जो क्षेत्र है इधर देखिए, ठीक ना। तो ब्लैक सॉइल काफ़ी महत्वपूर्ण है कपास की कृषि के लिए। भारत में जो मृदाएँ पाई जाती हैं उनमें ब्लैक सॉइल का भी एक अपना अच्छा खासा महत्व है। आगे देखते हैं, काली मिट्टी दुनिया भर में उच्च तापमान, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नतीजतन यह प्रायद्वीप की सूखी और गर्म मिट्टी की श्रेणी में आती है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में जहाँ भी उच्च तापमान है और वर्षा की मात्रा कम होती है, उन क्षेत्रों में यह प्रायद्वीप मृदा के रूप में एक विकसित होती है। साथ ही साथ यह सूखी मृदा और गर्म मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। यानी कि सूखी मिट्टी और गर्म मिट्टी का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है काली मृदा। आगे देखते हैं, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यानी कि यह जल को अधिक धारण करता है, अधिक एब्जॉर्ब करता है। इस मिट्टी के पानी से फूलने पर काम करना लगभग कठिन हो जाता है। यानी कि जब ये मिट्टी फूल जाती है पानी सोखने के बाद, इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हल मिट्टी में फंस जाता है, मिट्टी गीला होने पर चिपचिपा हो जाता है। यानी कि मिट्टी जब पानी सोख लेता है, फूल जाता है, ऐसी स्थिति में उसमें चिपचिपाहट आ जाती है, उसमें हल चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके फूलने के उपरांत काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे देखते हैं, ब्लैक सॉइल यानी कि किन चीज़ों में रिच होती है। तो इसमें लाइम, CaO, आयरन, Fe, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, यानी कि मैग्नीशिया, एल्यूमिना, आयरन और लाइम, इन चारों चीज़ों की क्या होती है महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है ब्लैक सॉइल में। आगे देखते हैं, लाल मिट्टी अक्सर लाल भूरे रंग की होती है, जो ग्रेनाइट, नीस और क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। यानी कि ग्रेनाइट, नीस और क्रिस्टलीय जो चट्टान होती हैं उनमें टूट फूट जब उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में लाल मिट्टी का क्या होता है निर्माण होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ ले कि किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और क्रिस्टलीय चट्टानों के टूट फूट से या अपक्षय से होता है, तो ऐसी स्थिति में लाल मिट्टी हम लोग टिक करेंगे।
आगे देखते हैं वितरण, यानी कि यह लाल मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, गोवा, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यानी कि इसका भी अच्छा खासा एक विस्तारित रूप है, यानी कि लगभग भारत के संपूर्ण हिस्सों में इसकी उपस्थिति है। आगे देखते हैं, भारत के कुल मृदा आवरण के 29.08% क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि यह भी संपूर्ण मृदा का लगभग 1/3 क्षेत्र को कवर करता है। आगे देखते हैं, उगाई जाने वाली फसलें, यानी कि लाल मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मूंगफली, बाजरा, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। मूंगफली की, बाजरा की, तंबाकू की खेती बड़े स्तर पर की जाती है लाल मृदा में। तो आगे देखते हैं विशेषताएं। आयरन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि इसमें लोहा को पाया जाता है। कुछ अम्लीय प्रकृति होती है इसकी, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन तत्व की कमी पाई जाती है। इसमें आयरन को पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन तत्वों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। साथ ही साथ इस मृदा की जो प्रकृति है वो क्या है, अम्लीय है। आगे देखते हैं रेड सॉइल रिचिन, यानी कि किन चीज़ों में रेड सॉइल रिच होती है। तो आयरन, पोटास और पोटेशियम, पोटास, पोटेशियम और आयरन, इन तीनों चीज़ों में रेड सॉइल धनी होती है, अमीर होती है, रिच होती है। आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी या मृदा। लेटेराइट एक चट्टान है जो केवल भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ की जलवायु वैज्ञानिक रूप से गीली और शुष्क होती है। कहने का मतलब ये है कि उन क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा निर्मित होती है या विकसित होती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा पाई जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे धूप भी पर्याप्त मात्रा में होता हो। ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा क्या होती है, निर्मित होती है। आगे देखते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये लेटेराइट मृदा है। ऐसे देखिए कंकरीली टाइप की दिख रही होगी आपको, छोटे छोटे रवे पाए जा रहे हैं इसमें, बड़े थोड़े से बड़े भी टुकड़े पाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये थोड़ी सी पीली प्रकार की है, थोड़ी सी रेड टाइप की है। आगे देखते हैं वर्षा और तापमान का प्रभाव। लेटेराइट मृदा पर वर्षा और तापमान का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध हो जाती है, यानी कि जहाँ पे भारी वर्षा होता है और उच्च तापमान होने की वजह से उसमें लिंचिंग जैसी अवस्था बनती है। तो ऐसी स्थिति में लोहा यानी कि आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या होती है, वहाँ पे समृद्धि हो जाती है, यानी कि उनमें यानी कि इन तत्वों में वृद्धि हो जाती है, जिससे वो लेटेराइट मृदा कुछ फसलों के लिए अनुपजाऊ सिद्ध हो जाती है, जिससे मिट्टी की सीलिका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस मिट्टी में जो लेटेराइट मृदा होती है बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होने की वजह से, उच्च तापमान होने की वजह से आयरन ऑक्साइड बनता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ इनमें जो सिलिका यानी कि बालू जो होता है वह क्या होता है, नीचे धीरे धीरे चला जाता है, धरती में चला जाता है, नीचे वाले हिस्से में चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होती है, मृदा कंकरीली पथरीली हो जाती है। आगे देखते हैं, संपूर्ण भारत के भूभाग का लगभग 4.3% क्षेत्र को क्या करता है, कवर करता है। 4.3% क्षेत्र को कवर करता है लेटेराइट मृदा। आगे देखते हैं वितरण के बारे में, यानी कि ये मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। यानी कि दक्षिण के जो राज्य हैं जैसे कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या होती है, ये मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये आपका लेटेराइट मृदा, यह लेटेराइट मृदा जैसे इन क्षेत्रों में क्या होती है, ये पाई जाती है। ये जो आप देख रहे होंगे इधर जो छोटे छोटे स्तर पे ना, कुछ हिस्सा इधर, किसी हिस्सा इधर, तो ये क्या है, लेटेराइट मृदा है। आगे देखते हैं, यह मृदा ज़्यादातर पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ साथ विंध्य और सतपुड़ा के शिखर पर भी पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि भारत का कोस्टल रेंज है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साथ साथ ये जो विंध्यन वाला जो क्षेत्र है इधर क्षेत्र में भी क्या है, ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। साथ साथ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। आगे देखते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में, यानी कि लेटेराइट मृदा में। आगे देखते हैं कृषि कार्य। चावल और रोपड़ फसलें जैसे रबड़, चाय, काजू, कॉफ़ी आदि की खेती बड़े स्तर पर की जाती है।
यानी कि रबर की खेती, चाय की खेती, काजू की खेती, कॉफ़ी की खेती भी की जाती है चावल के साथ साथ। आगे देखते हैं रेगिस्तानी मृदा। शुष्क और रेगिस्तानी मृदा भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी पंजाब। यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। आगे देखते हैं ये क्या है, रेगिस्तानी मृदा है। रेगिस्तानी मृदा की खास चीज़ ये है कि इसमें सिलिका, जो बालू की उपस्थिति है, वह बड़े स्तर पर होती है, बड़े स्तर पे। इसमें जल धारण की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, ज़्यादातर मतलब वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है, वाष्पित हो जाता है। आगे देखते हैं यह मृदा सिंधु नदी और अरावली पहाड़ियों के मध्य की भूमि है, जिसमें लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। यानी कि अरावली और सिंधु नदी के बीच, जैसे ये सिंधु नदी बहती है, इधर अरावली है, तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये मृदा क्या है, विकसित हुई है, ये मृदा पाई जाती है। और इस मृदा की अगर बात करें तो वो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है, जो काफ़ी बड़ा भूभाग हो सकता है। आगे देखते हैं ये जो आपको देख रहा हो, आप थोड़ा सा लाइट येलो जो है, जो आपको यहाँ पे जो ये मृदा दिख रही है, यही मृदा क्या है, रेगिस्तानी मृदा है। आगे देखते हैं रेगिस्तानी मृदा की बनावट, यानी कि रेगिस्तानी मृदा कैसे निर्मित होती है। रेतीली से दोमट हल्के भूरे से पीले भूरे रंग के होते हैं, यानी कि ब्राउन कलर से, यानी कि लाइट ब्राउन से जो येलो ब्राउन होता है, उसमें हम लोग देखते हैं इनका जो कलर होता है वो। फिर यानी कि दोमट, रेतीली से दोमट, यानी कि इसमें बालू भी पाया जाता है और दोमट का भी अंश पाया जाता है। जल धारण क्षमता काफ़ी कम होती है, जिससे मिट्टी का पीएच जो मान होता है वह 7.2 से 9.2 तक आमतौर पर पाया जाता है। यानी कि जो मिट्टी होती है लगभग क्षारीय होती है, अम्लीय से लगभग क्षारीय की तरफ क्या है, अग्रसर है। यानी कि यहाँ पे क्षारीयता है या क्षारपन है वह ज़्यादा है। आगे देखते हैं इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फेट और नाइट्रेट की कमी पाई जाती है। यानी कि नाइट्रोजन, ह्यूमस, नाइट्रेट और फास्फेट की क्या है, उपस्थिति नहीं होती है, लगभग नहीं होती है, कमी पाई जाती है, होती है लेकिन कम होती है। आगे देखते हैं पर्वतीय मृदा या पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ की मिट्टी पहाड़ों और पहाड़ियों के सभी ढलानों के साथ पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो पर्वतीय मृदा है उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे पर्वतीय यानी कि हिली एरिया है, लगभग सभी पहाड़ों पे ये इसकी उपस्थिति है। आगे देखते हैं ये जो आप देख रहे होंगे, जो ये टूटा हुआ हिस्सा है, स्खलित हो गया, टूट गया है, भूस्खलन हो गया है। ये जो मृदा है वह क्या है, पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा लगभग ऐसी ही दिखाई देती है। आगे देखते हैं विशेषताएं। रंग गहरा भूरा, रंग क्या होता है, गहरा भूरा होता है। मिट्टी की गाद से दोमट बनावट होती है, यानी कि गाद भी पाया जाता है, साथ ही साथ दोमट, यानी कि गाद से दोमट का क्या होता है, निर्माण होता है। उच्च ह्यूमस सामग्री के कारण थोड़े अम्लीय से मध्यम अम्लीय होते हैं, यानी कि इसमें अम्लीयता भी पाई जाती है, कहीं कहीं कम और कहीं कहीं मध्यम प्रकृति की अम्लीयता पाई जाती है। आगे देखते हैं कृषि कार्य। चाय, कॉफ़ी, मसाले और उष्णकटिबंधीय फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पे चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, मसाले की खेती और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय जो फसलें होती हैं उनकी क्या होती है, कृषि की जाती है। रोपड़ फसलों के लिए यह आदर्श मृदा है, क्योंकि उनके लिए यह सबसे उपजाऊ मृदा है। कहने का मतलब ये है कि जो रोपड़ फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले की जो खेती की जाती है, यह उनके लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है, काफ़ी उपजाऊ भी होती है। आगे देखते हैं विस्तार। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जो मृदा है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, कर्नाटक में, पश्चिमी घाट और तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या होती है, पाई जाती है। इसके अंतर्गत लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या होता है, आता है। यानी कि 2.85 लाख वर्ग क्षेत्र को क्या करता है, ये कवर करता है। आगे देखते हैं ये जो आप देख रहे होंगे ग्रीन वाला, ये माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है, जो माउंटेन सॉइल होती है, जो पर्वतीय मृदा है। आगे देखते हैं क्षारीय और लवणीय मृदा। लवणीय शुष्क और अर्ध शुष्क
मिट्टी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है जो क्षारीय मृदा है और लवणीय मृदा है वह क्या होती है, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी कि इस मृदा का जो निर्माण होता है वह उस स्थिति में शुष्कपन होना जरूरी है, साथ ही साथ अर्ध शुष्क, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा गीलापन भी हो, थोड़ी सी वर्षा भी हो, साथ साथ वहाँ पे शुष्कता की स्थिति भी बने, तो लवणीय मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये जो आपका दरार दिख रहा होगा, ये जो वाइट सा जो दिख रहा होगा आपको, ये वाइट सा ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है। आगे देखते हैं विशेषताएं, यानी कि लवणीय मृदा और जो क्षारीय मृदा है उनकी विशेषता क्या होती है। तो इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उच्च क्षेत्रता होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा छेद होते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम जल धारण करता है, यानी कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है इस वजह से, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी पाई जाती है। आगे देखते हैं, मिट्टी जो मध्यम से गंभीर रूप से अम्लीय होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बन पदार्थ होते हैं लेकिन थोड़ा फास्फोरस होता है, उन्हें लवणीय और क्षारीय मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वह मिट्टी जो मध्यम से गंभीर रूप से अम्लीय होती है, यानी कि अम्लीयता थोड़ा मध्यम प्रकृति की हो, अम्लीयता जो थोड़ा मध्यम प्रकृति का भी हो और थोड़ा सा उच्च प्रकृति का भी हो, ऐसी मृदा, साथ ही साथ उसमें उच्च मात्रा में कार्बन पदार्थ हो लेकिन थोड़ा फास्फोरस की उपस्थिति हो, ऐसी मृदा को हम लोग क्या कहेंगे, लवणीय और क्षारीय मृदा के रूप में अभिहित करेंगे या बोलेंगे, समझेंगे। आगे देखते हैं, पीट मृदा या दलदली मृदा। कार्बनिक पदार्थ के बड़े संचय के कारण यह मिट्टी गर्म नम स्थितियों में बनती है, यानी कि इस मिट्टी में गर्मी और नमी पाई जाती है, साथ ही साथ इस मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये जो आपको मिट्टी दिख रही होगी ये क्या है, पीटी या दलदली मृदा, यानी कि पीट जो सॉइल होता है उसका क्या है, पिक्चर है। आगे देखते हैं, घुलनशील लवणों की उच्च सांद्रता के साथ काले, भारी और अत्यधिक अम्लीय होते हैं, यानी कि घुलनशील जो लवण होती हैं उनकी उच्च सांद्रता होती है, यानी कि उच्च स्तर पर पाए जाते हैं, साथ साथ इसका जो रंग होता है वह काला होता है, साथ साथ वह यह अम्लीय भी होता है। यह मृदा जो पीट मृदा है, यानी कि जो दलदली मृदा है, उसमें घुलनशील लवण बहुत उच्च स्तर पर पाए जाते हैं, साथ साथ इसका जो रंग होता है काला होता है, और साथ साथ इसमें अम्लीयता की भी मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश और केरल के कोट्टायम और एलेप्पी जिलों में पाई जाती है, यानी कि उड़ीसा में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र जो होता है, जो समुद्र से लगा हुआ है, वो यानी कि बंगाल की खाड़ी से, बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और केरल का जो कोट्टायम जिला है और एलेप्पी जिला जो है, इन क्षेत्रों में पीट मृदा है वह बड़े स्तर पर पाई जाती है। आगे देखते हैं, विशेषताएं। लगभग काले रंग का बहुत सारा जैविक मलबा उपस्थित रहता है, यानी कि इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। मध्यम फेरस और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ महीन बनावट, जिसके परिणाम स्वरूप पीएच जो मान होता है वह 3.5 या 4 से नीचे हो जाता है, जिससे यह अत्यधिक अम्लीय होता है, यानी कि अत्यधिक अम्लीय जो मृदा है भारत में वह एक दलदली मृदा है। तो दलदली मृदा में जो पीएच मान होता है लगभग 3.5 या 4 से लगभग नीचे पाया जाता है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो बढ़िया से देखे होंगे, समझे होंगे। अगर एक बार नहीं आता है तो कम से कम 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।